ये कहानी है कोरिया के दो हिस्सों में बंटने के 5 साल बाद की, जब 1950 में नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने दोनों देशों को फिर से एक करने के नाम पर साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया था। 3 साल तक चली इस खूंखार जंग में 10 लाख से ज्यादा सैनिक और उससे भी ज्यादा दोनों देशों के आम नागरिक मारे गए थे। लेकिन इसकी सबसे भयानक बात यह थी कि जंग के दौरान साउथ कोरिया की आर्मी ने अपने ही देश के लाखों आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मूवी का नाम है तेकोकची द ब्रदरहुड ऑफ वॉर, जो साल 2004 में आई थी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया की एक्सकेवेशन टीम एक पहाड़ी पर खुदाई करके सन 1950 की जंग में मारे गए सैनिकों के अवशेषों की तलाश कर रही होती है और उनकी पहचान करके पूरे सम्मान के साथ परिवार वालों को सौंपने का काम चल रहा होता है। इस दौरान टीम का एक ऑफिसर एक सैनिक की फैमिली को फोन लगाता है तो दूसरी ओर से एक बूढ़ा आदमी फोन उठाता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि उन्हें कुछ अवशेष मिले हैं जिनकी पहचान ली जिन सोक नाम के एक सैनिक के रूप में हुई है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ली जिन सोक तो वो खुद है। फिर वो बूढ़ा पूछता है कि कहीं ये अवशेष उसके भाई ली जिन ताय के तो नहीं है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि अवशेषों के पास से मिले सामान के आधार पर उसकी पहचान ली जिन सोक के रूप में ही हुई है। इसके बाद फोन कट जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बहुत परेशान सा हो जाता है और अपनी ग्रैंड डॉटर से उसे खुदाई वाली जगह पर ले चलने के लिए कहता है। जाने से पहले वो अपने कमरे में लगी एक पुरानी फोटो को देखने लगता है जिसमें वो अपनी माँ और बड़े भाई के साथ होता है। वो पिछले 50 सालों से अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए चाइना समेत कई देशों में जा चुका था, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं लग सका था। अब वो एक बॉक्स में रखे जूतों को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और इन्हें देखते हुए वो अपने अतीत में खो जाता है। इस तरह कहानी फ्लैशबैक में सन 1950 में चली जाती है, जहां साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की सड़कों पर ली जिन ताय नाम का एक लड़का जूता पॉलिश का काम करता फिर रहा होता है। बचपन में ही अपने फादर के गुजर जाने के बाद उसने अपनी गूंगी माँ और छोटे भाई जिन सॉक की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और उसकी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। दोपहर के बाद उसका भाई जिन सॉक स्कूल से वापस आ जाता है तो वो उसे एक आइसक्रीम दिलाता है और फिर दोनों घूमते हुए एक दुकान के अंदर रखे जूतों को देखने लगते हैं। इन्हें देखकर जिन ताय कहता है कि एक दिन वो भी उसके लिए ऐसे ही जूते बना कर देगा। अब वो उसे एक सिल्वर पेन देता है और फिर दोनों भाई बस में चढ़कर अपने गाँव आ जाते हैं, जहाँ उनकी माँ और एक लड़की मिलकर नूडल्स बेचने का काम करते हैं। इस लड़की का नाम योंगशिन होता है, जो अपने 3 छोटे भाई बहनों के साथ उनके पड़ोस के एक छोटे से घर में रहती है। जिन ताय और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और कुछ ही दिन में उन दोनों की शादी होने वाली है। अगले दिन काम पर जिन ताय अपने साथ काम करने वाले एक लड़के योंग सॉक के साथ एक जूता तैयार कर रहा होता है और थोड़ी देर में जिन सॉक भी वहां जाता है। तभी शहर की सड़कों पर आर्मी के ट्रक घूमकर अनाउंस करने लगते हैं कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने उनके देश पर हमला कर दिया है। ये खबर सुनते ही शहर में अफरा तफरी सी मच जाती है और लोग अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर से दूर के शहरों की ओर भागने लगते हैं। जिन ताय को भी जब अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर बम बरसते हुए दिखाई देने लगते हैं तो फिर वो भी अपनी माँ और भाई के साथ योंगशिन और उसके तीनों भाई बहनों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उन सभी को एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाता है, जहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। जिन ताय इस भीड़ से निकलकर बच्चों के लिए कुछ दवाइयाँ लेने जाता है कि तभी स्टेशन पर साउथ कोरियन आर्मी की कई गाड़ियाँ आ जाती हैं और वो जंग में शामिल होने के लिए 18 से 30 साल के सभी नौजवानों को पकड़कर स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में ले जाने लगते हैं। जिन ताय जब दवाई लेकर वापस आता है और उसे पता चलता है कि जिन सोक को भी आर्मी वालों ने ट्रेन में बिठा लिया है तो वो तुरंत ट्रेन में चढ़कर उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है। लेकिन इतने सैनिकों के बीच वो अकेला कुछ नहीं कर पाता और वो सब मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। इसके बाद ट्रेन चलने लगती है तो वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसके भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। खिड़की में से अपनी माँ और योंगशिन को देखकर जिन सोक रोने लगता है, लेकिन जिन ताय अपनी माँ से वादा करता है कि वो अपने भाई को कुछ नहीं होने देगा। ये समय होता है जुलाई 1950 का और इस समय तक नॉर्थ कोरिया की आर्मी साउथ कोरिया के आधे से ज्यादा हिस्से पर अपना कब्जा कर लेती है। अब छोटी सी ट्रेनिंग के बाद उन्हें दुश्मन की एक टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के मिशन पर भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर शाम को जब सारे सैनिक बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो अचानक उनके ऊपर बम बरसने शुरू हो जाते हैं। इस हमले में उनके बहुत सारे सैनिक मारे जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जिन सॉक बहुत घबरा जाता है और अपनी अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से उसका सांस रुकने लगता है। ये देखकर जिन ताय दौड़कर उसके लिए मेडिकल किट लेकर आता है और बड़ी मुश्किल से जब उसका सांस वापस आता है तो जिन सॉक अपने भाई के कंधे से लिपटकर जोर से रोने लगता है। इस हमले के बाद जब उनका कमांडर वहां आता है तो जिन ताय उसे अपने भाई की बीमारी बताकर उसे घर भेजने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है।
उसका यह हौसला देखकर कमांडर कहता है कि वो उसके भाई को घर भेज देगा, लेकिन पहले जिन टाई को बहादुरी का मेडल जीत कर दिखाना होगा। अगली सुबह जब सारे सैनिक सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुश्मन ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया है और उनके राशन और हथियारों की सप्लाई के रास्ते पर भी अपना कब्जा कर लिया है। अब उनमें से कुछ सैनिकों को दुश्मन के रास्ते में लैंड माइंस बिछाने के मिशन पर भेजा जाने लगता है, लेकिन जिन टाई अपनी मर्जी से इस मिशन के लिए अपना नाम भी दे देता है। जब वो लैंड माइंस बिछाकर वापस जाने लगते हैं तो दुश्मन की कुछ सैनिक उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे उनके एक साथी का पैर लैंड माइंस के ऊपर पड़ने से वो पूरी तरह घायल हो जाता है और उनका कैप्टन उसे लेकर वापस भागने का ऑर्डर देता है। लेकिन इस दौरान जिन टाई एक अच्छी जगह पोजीशन लेकर दुश्मन के आधे से ज्यादा सैनिकों को अकेला ही मार देता है। वो उन सबको मारना चाहता था, लेकिन उसे भी अपने कैप्टन का ऑर्डर मानकर उनके साथ वापस जाना पड़ता है। अब जिन सॉक उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है, लेकिन वो इस मिशन में जाने को लेकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसका नाम इस मिशन में था भी नहीं। जिन टाई उसके गुस्से को देखकर कह देता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब कई दिन बीत जाते हैं और राशन पानी खत्म होने से सारे सैनिक भूख प्यास से बेचैन होने लगते हैं। तभी कैंप के अंदर एक घायल सैनिक दूसरे सभी घायल सैनिकों को गोलियों से भूनकर अपने आप को भी गोली मार लेता है। इस घटना से सबको लगने लगता है कि एक एक कर वो सभी मारे जाएंगे, चाहे फिर भूख से मरे या दुश्मन की गोली से। तभी जिन टाई आगे आकर कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरे। वो कहता है कि उन्हें अपनी बची हुई पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दुश्मन पर हमला करना चाहिए। उनका कैप्टन कहता है कि दुश्मन की संख्या उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन टाई की बातों से सारे सैनिकों में जोश बढ़ जाता है और वो सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब रात को वो सब हमला करने के लिए चल देते हैं, लेकिन जिन सॉक को उनका कैप्टन इस मिशन पर ले जाने से मना करने लगता है, क्योंकि जिन टाई ने उससे इसके लिए रिक्वेस्ट की होती है। लेकिन जिन सॉक कहता है कि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। इस तरह वो भी उनके पीछे चला जाता है। अब वो सब छापामार युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल करके आराम से बैठे दुश्मन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाने शुरू कर देते हैं। लेकिन दुश्मन की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए अब उनमें आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच जिन टाई अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के बंकर में घुस जाता है। वो अंदर से गोलियां चला रहे सैनिकों को मारने के बाद पूरे बंकर में तेल छिड़ककर आग लगा देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है और दुश्मन के बचे हुए सारे सैनिक हथियार डालकर सरेंडर कर देते हैं। लड़ाई के बाद जिन सॉक काफी वक्त तक अपने भाई को ढूंढता रहता है और सुबह को जब वो कैंप पहुंचता है तो जिन टाई उसे देखते ही अपने सीने से लगा लेता है। लेकिन जिन सॉक बहुत गुस्से में होता है। वो समझ गया था कि जिन टाई उसे घर भेजने के लिए मेडल हासिल करना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मेडल हासिल करने में उसे कुछ हो गया तो वो अपनी माँ और योंगशिन को क्या मुंह दिखाएगा। जिन टाई उसे प्यार से समझाने लगता है कि तभी उनका कमांडर यहाँ आकर सबको उनकी बहादुरी और जीत के लिए बधाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो जिन टाई की बहादुरी से इम्प्रेस था। वो उन्हें एक अच्छी खबर सुनाता है कि अब अमेरिका की आर्मी भी उनका साथ देने के लिए आ गई है और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद उनकी पूरी टुकड़ी को राजधानी सियोल में सम्मानित किया जाता है और जिन टाई की बहादुरी के लिए उसे अपनी टुकड़ी का कैप्टन बना दिया जाता है। उस दिन शाम को जिन सॉक अपने घर भेजने के लिए एक लेटर लिखता है और वो जिन टाई से भी कुछ लिखने के लिए कहता है। लेकिन तभी जिन टाई को उसका कमांडर आवाज देकर बुला लेता है और वो उसके साथ जीत की पार्टी में चला जाता है। इसके बाद अक्टूबर 1950 में दिखाया जाता है कि अमेरिका की मदद से साउथ कोरिया की आर्मी नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तक अपना कब्जा कर लेती है। यहाँ एक भयंकर लड़ाई के बाद जिन टाई नॉर्थ कोरियन आर्मी के एक कमांडर को भागते हुए देखता है तो वो अपने 2 सैनिकों को साथ लेकर उसे पकड़ने के लिए जाने लगता है। जिन सॉक उसे समझाता है कि आगे उनकी दूसरी टुकड़ी उस कमांडर को पकड़ लेगी, लेकिन वो नहीं मानता और उस कमांडर का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस ऑपरेशन में योंग मैन नाम के उसके एक सैनिक की गोली लगने से मौत हो जाती है। अब जिन टाई उसे देखने की बजाय जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि उस कमांडर को उसने पकड़ा है। ये देखकर जिन सॉक गुस्से में उससे कहता है कि वो सिर्फ अपने भाई के बारे में ही क्यों सोचता है। क्या योंग मैन किसी का भाई नहीं था जिसे उसने मेडल हासिल करने के लिए मरवा दिया? फिर वो कहता है कि वो मेडल उसे घर भेजने के लिए नहीं बल्कि इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि उसे अपने कमांडरों के साथ पार्टी करने में मजा आने लगा है और इसके लिए वो अपनी माँ और योंगशिन को भी भूल गया है। जिन टाई चुपचाप ये सब सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद अगले मिशन में उन्हें एक गांव में आम नागरिकों की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। दुश्मनों ने पूरे गांव में किसी को भी नहीं छोड़ा था, लेकिन ये एक ट्रैप होता है और वहां पहले से लगे एक बम के फटने से उनके कई सैनिक घायल हो जाते हैं। ये देखकर वो सब गुस्से से भर जाते हैं और अगली लड़ाई में वो दुश्मन के सैनिकों को चुन चुन कर मारते हैं। जिन सॉक इस लड़ाई में भी दुश्मन के एक सैनिक के कान के पास गोली चलाकर उसकी जान बख्श देता है, लेकिन जिन टाई और दूसरे सिपाही किसी को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो सरेंडर किए हुए सैनिकों को भी लाइन में लगाकर गोलियों से भून देते हैं। अगली सुबह वो एक और मिशन पर जाकर कुछ छिपे हुए सैनिकों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जिन सॉक उनमें से एक को देखकर हैरान रह जाता है
क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जिन टाई के साथ काम करने वाला उसका दोस्त योंग सोंग होता है। वो रोते हुए बताता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने जबरदस्ती उसे अपने साथ लड़ने के लिए मजबूर किया था, वरना वो उसे मार डालते। जिन टाई उसकी बात का यकीन नहीं करता और उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन जिन सोंग उसके आगे खड़ा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को भी मारा तो वो हेडक्वार्टर में इसकी शिकायत कर देगा। आखिर जिन टाई को उसके आगे झुकना ही पड़ता है और वो योंग सोक समेत उन सबको बंदी बनाकर अपने साथ ले चलते हैं। इसके बाद एक जगह पहुंचकर वो कैंप लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ वो उन कैदियों से गट्टा खुदवाकर उन्हें आपस में लड़वाते हैं और हारने वाले को 2 दिनों तक भूखा रखने का ऐलान करते हैं। ये देखकर जिन सोक भी उस गड्ढे में कूद जाता है और उनमें से एक कैदी को पकड़कर उससे तब तक लड़ता रहता है जब तक वो खुद भी खून से लथपथ नहीं हो जाता। ये देखकर वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है और जिन टाई समझ जाता है कि जिन सोक ऐसा क्यों कर रहा था। अगले दिन वो रेडियो पर खबर सुनते हैं कि जल्द ही जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास अब लड़ने की ताकत नहीं बची है। इसके साथ ही उन्हें ये खबर भी मिलती है कि कल उनका कमांडर यहाँ आकर जिन टाई को मेडल देगा। इस खबर से जिन टाई बहुत खुश हो जाता है और जिन सोक से कहता है कि वो अब घर जाकर फिर से स्कूल जा सकेगा, लेकिन जिन सोक घर जाने से मना करता है और कहता है कि वो उससे और उसकी सोच से नफरत करता है। जिन टाई कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है, बस वो उसे किसी भी हालत में घर भेज कर रहेगा। दोनों भाइयों की इस बहस के बीच अचानक युद्ध का सायरन बजने लगता है और नॉर्थ कोरिया का साथ देने के लिए आई चाइना की एक बहुत बड़ी आर्मी उनके ऊपर बम बरसाने लगती है। इतनी बड़ी आर्मी को देखकर वो पीछे हटने लगते हैं। तभी इस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी उनके एक ऑफिसर को गोली मार देता है और उनके एक सैनिक की गर्दन पर चाकू रखकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिन टाई सीधे उसके सर पर गोली मारता है और गुस्से में अब वो योंग सोक समेत सारे कैदियों को गोली मरवा देता है। ये देखकर जिन सोक गुस्से में उससे लिपटकर उसे मारने लगता है, लेकिन दूसरे सैनिक उसे खींचकर अलग कर देते हैं। अब लगातार पीछे हटते हुए साउथ कोरिया की आर्मी दिसंबर 1950 तक नॉर्थ कोरिया से बाहर निकल जाती है। जिन टाई भी अपनी टुकड़ी के साथ राजधानी सियोल के पास पहुंचता है तो यहाँ उनका कमांडर उसे बहादुरी का मेडल देता है और कहता है कि वो जल्द ही उसके भाई को घर भेजने के लिए हेडक्वार्टर में बात करेगा। उसकी ये बात सुनकर जिन टाई बहुत खुश हो जाता है। अब शाम को उन्हें अपने अगले मिशन पर जाना था, लेकिन उससे पहले जिन सोक अपनी माँ से मिलने के लिए घर की ओर निकल जाता है। जिन टाई को जब ये पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब जिन सोक जब घर पहुंचता है तो वहाँ उसे योंगशिन मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और उससे जिन टाई के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी वहाँ साउथ कोरियन सैनिकों के साथ कुछ लोग आ जाते हैं और योंगशिन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिन सोक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो लोग योंगशिन को एक कैंप में ले जाते हैं, जहां वो आर्मी की मौजूदगी में कुछ आम नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। वो योंगशिन को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जिन टाई वहां आकर उनके लीडर के ऊपर बंदूक तान देता है। अब वो लीडर बताता है कि योंगशिन ने कई बार नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने वाली रैलियों में हिस्सा लिया था। योंगशिन कहती है कि वो लोग भूख से मर रहे थे और रैलियों में शामिल होकर उन्हें कुछ खाने को मिल जाता था। अब जिन सोक भी यहाँ आ जाता है और उस लीडर के ऊपर बंदूक तानकर जिन टाई से योंगशिन को लेकर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। इस बीच कुछ लोग मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं और चारों ओर गोलियां चलने लगती हैं। इस गोलीबारी में योंगशिन को भी 2 गोलियां लग जाती हैं और वो जिन टाई की बाहों में दम तोड़ देती है। इसके बाद दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके नॉर्थ कोरिया के कैदियों के साथ डाल दिया जाता है। यहाँ भी जिन सोक जिन टाई को ही योंगशिन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि अगर वो उसे लेकर निकल जाता तो शायद वो बच जाती। बाद में जिन टाई को इन्वेस्टिगेशन के लिए कमांडर के पास ले जाया जाता है, लेकिन तभी वहां नॉर्थ कोरिया की आर्मी हमला कर देती है और गुस्से में वो कमांडर फोन पर उन सारे कैदियों को जिंदा जलाने का ऑर्डर दे देता है, जिनके साथ जिन सोक भी कैद होता है। ये देखकर जिन टाई उस कैद खाने की ओर दौड़ लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसमें घुसने वाला होता है तो एक धमाके के साथ पूरा कैद खाना जल उठता है और आग की चपेट में आकर वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत सारी जली हुई लाशों के बीच उसे जिन सोक का वो सिल्वर पेन मिलता है। अब बाहर दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी उस कमांडर समेत साउथ कोरिया के कुछ सैनिकों को पकड़ कर ले जा रही होती है। उस कमांडर को देखकर जिन टाई एक पत्थर उठाता है और उस कमांडर के सर पर तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की आर्मी उसे भी अपने साथ ले जाती है। अब 6 महीने बाद साउथ कोरिया के एक आर्मी हॉस्पिटल में जिन सोक को दिखाया जाता है, जिसे अंकल यांग नाम का एक सैनिक आग लगने से पहले ही बाहर निकाल कर ले गया था। अंकल यांग आज उसे जिन टाई का एक लेटर दिखाता है जो उसने अपनी माँ के लिए लिखा था, लेकिन जंग की वजह से वो इसे भेज नहीं पाया था। जिन सोक उससे वो लेटर ले लेता है, लेकिन वो जिन टाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो उससे नफरत करने लगा था। अब 2 आर्मी ऑफिसर जिन सोक से पूछताछ करते हैं और उसे जिन टाई की एक फोटो दिखाकर कहते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया की आर्मी में शामिल होकर बॉर्डर पर उनके खिलाफ लड़ रहा है। जिन सोक कहता है कि जिन टाई के जीने या मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जिस जिनटाई को वो जानता था वो तो उसका सीधा साधा भाई था, जिसके लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे घर जाने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन जाने से पहले रात को वो जिनटाई का लेटर पढ़ने लगता है। इस लेटर को पढ़कर उसे पता चलता है कि वो अपनी माँ और योंगशिन से कितना प्यार करता था और वो भी उनके पास घर वापस जाना चाहता था, लेकिन सबसे पहले वो अपने भाई को घर भेजना चाहता था। लेटर पढ़कर जिन सॉक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अगले दिन वो अपने भाई को ढूंढने के लिए फिर से बॉर्डर पर चला जाता है और चुपके से नॉर्थ कोरिया की आर्मी के पास जाकर सरेंडर कर देता है। वो उनसे अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर जासूस समझकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। तभी वहां हमला हो जाता है और अब दोनों देशों की आर्मी के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जिन सॉक नॉर्थ कोरिया के सैनिकों से बचते हुए अपने भाई को ही ढूंढता रहता है और कुछ देर बाद जिनटाई उसे दिखाई दे जाता है, जो नॉर्थ की वर्दी पहने हुए साउथ कोरिया के सैनिकों को मारता जा रहा था। जिन सॉक जब उसके सामने जाता है तो वो उसे भी बुरी तरह मारता है और आखिर में वो उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। ये देखकर जिन सॉक उसके जख्म पर दवाई लगाता है और अपनी पीठ पर बिठाकर उसे किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच उसके पैर में भी गोली लग जाती है, इसलिए वो उससे उठकर अपने साथ भागने के लिए कहता है। जब वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बिल्कुल नहीं पहचानता तो जिन सॉक रोने लगता है और रोते हुए उसे अपनी माँ और योंगशिन की याद दिलाने लगता है और कहता है कि उसने उसे स्कूल भेजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी जूते पॉलिश करने में निकाल दी, तो क्या वो उसे एक बार फिर से स्कूल जाते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी ये बातें सुनकर जिनटाई को सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे जिंदा देखकर अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन इस बार भी सबसे पहले उसे अपने भाई को ही घर भेजने की फिक्र होती है और वो उससे पीछे हट रही साउथ कोरिया की आर्मी के साथ यहाँ से भागने के लिए कहता है। जिन सॉक अकेले जाने से मना करता है तो वो कहता है कि जंग के बाद वो भी वापस आ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी उसे अपना सैनिक समझकर नहीं मारेगी। जाते हुए वो उसे उसका सिल्वर पेन देने लगता है, लेकिन जिन सॉक कहता है कि वो इसे तभी लेगा जब वो घर वापस आ जाएगा। अब जिन सॉक रोते हुए साउथ कोरिया की आर्मी के साथ भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से नॉर्थ कोरिया की एक टुकड़ी उन पर गोलियां चलाने लगती है। ये देखकर जिनटाई उस टुकड़ी के ऊपर मशीन गन से तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक उसका भाई यहाँ से दूर नहीं निकल जाता, लेकिन इस दौरान उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। अब इसके 50 साल बाद उसके अवशेषों को दिखाया जाता है और कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ बूढ़ा जिन सॉक उस सिल्वर पेन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोते हुए अपने भाई से शिकायत करने लगता है कि उसने वापस आने का अपना वादा क्यों नहीं निभाया। उसे रोता हुआ देखकर उसकी ग्रैंड डॉटर की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अब एक बार फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंग से वापस आकर जिन सॉक अपनी माँ और योंगशिन के तीनों भाई बहनों से मिलता है। इसके बाद उसे घर की एक अलमारी में वो जूते रखे हुए मिलते हैं जिन्हें जिनटाई ने उसे बनाकर देने का वादा किया था। असल में जिनटाई ने जंग शुरू होने से पहले ही उसके लिए जूते तैयार कर लिए थे, लेकिन घर छोड़कर जाने से पहले उसने इन्हें अलमारी में छिपा दिया था। इन्हें देखकर जिन सॉक की आंखों से प्यार के आंसू बहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।